हाँ, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में हमारे आपके बीच बातचीत चल रही थी मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस क्या होता है। मेटल के बारे में मैंने बताया था इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं, लेकिन नॉन मेटल कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन है। दूसरी बात देखा जाए, मेटल डक्टाइल होते हैं, मेटल के वायर बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है नॉन डक्टाइल होते हैं, इनके वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। मेटल कैसी होती है? मैलेबल होती हैं। अगर जिनको पीटोगे, हैमर्ड करोगे तो ये चादर के फॉर्म में आ जाएंगी। नॉन मेटल मैलेबल नहीं होते हैं। और मेटल जो होते हैं अगर जिनसे किसी भी चीज़ से हिट करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होंगी, लेकिन नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। मेटल जो होती हैं लेस्ट्रस होती हैं, मतलब शाइनिंग देती हैं, और नॉन मेटल जो होती हैं उनमें लेस्टर्स नहीं पाए जाते हैं, उनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने मेटल और नॉन मेटल के बीच में मैंने बताया था। दूसरी बात देखा जाए, अब डिफरेंस देखा जाए कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात करें। कंपाउंड और मिक्सचर, कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं एक फिक्स रेशियो में ही बाइंड करते हैं, केमिकली बाइंड करते हैं, लेकिन मिक्सचर में एलिमेंट कोई फिक्स रेशियो में केमिकली बाइंड नहीं होते हैं। कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है जुड़ने का। तो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट एक निश्चित रेशियो में ही बाइंड होते हैं, लेकिन मिक्सचर में कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। अगली बात देखा जाए, एलिमेंट में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट एक निश्चित रेशियो में प्रेजेंट होते हैं और उसमें कोई निश्चित रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जब केमिकली बाइंड हो जाते हैं कंपाउंड बन जाता है। तो एलिमेंट की पर्टिकुलर अपनी प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक अलग प्रॉपर्टी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन H2 और प्लस O2 आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनता है, H2O बनता है। यहाँ पर 2H2 ले लीजिए, यहाँ पर O2, तो 2H2O बन गया, वाटर बन गया। हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होंगी, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती हैं, दोनों गैस के फॉर्म में हैं, लेकिन जब केमिकली बाइंड हो जाती हैं तो वाटर बनता है। अब वाटर की प्रॉपर्टी अलग होंगी, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी किसकी होंगी, वाटर की होंगी। तो कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, मतलब आइडेंटिटी खत्म हो जाती है और कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी शो हो जाती हैं। लेकिन मिक्सचर में एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो किसी भी रेशियो में कंबाइंड नहीं करते हैं, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है। तो मिक्सचर में एलिमेंट जो रहते हैं वो कंबाइंड नहीं रहते हैं, तो एलिमेंट की अपनी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, लेकिन कंपाउंड में इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। अगली बात देखा जाए क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट को किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कंपाउंड में जो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हुए हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर में फिजिकल प्रोसेस के द्वारा एलिमेंट को आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये तो केमिकली कंबाइंड होते ही नहीं मिक्सचर में है, लेकिन कंपाउंड में एलिमेंट केमिकली बाइंड हो जाते हैं। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड में एलिमेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मिक्सचर में आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। अगली बात देखा जाए क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, कंसिडरेबल एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। और मिक्सचर में क्या होता है, एनर्जी चेंजेस डू नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड जब बनाया जाता है एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनते हैं, या कंपाउंड ब्रेक होता है तो एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी लग भी सकती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, लेकिन मिक्सचर जब बनता है या मिक्सचर डिकम्पोज किया जाता है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये सिंपल से डिफरेंस थे किसके बीच में, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस थे। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अगर जो हम देखें तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्रश्न आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जब एलिमेंट या मिक्सचर में जितने भी एलिमेंट हैं सब एक रूप से मिल जाएं, होमोजीनियस मिक्सचर बना दें, एक जैसा मिक्सचर बना दें, कहीं पर कोई डिफरेंस ना हो, तब उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, डिफाइन देखो, होमोजीनियस मिक्सचर in which the constituents are uniformly distributed together without any clear boundary of separation is called homogeneous mixture। तब उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या मैंने बताया, जितने भी एलिमेंट होते हैं मिक्सचर बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, एक जैसे हर जगह मिक्स हो जाते हैं, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है दो एलिमेंट के बीच में। फॉर एग्जांपल देखा जाए, जैसे पानी के अंदर अगर जो हम साल्ट घोल दें, NaCl घोल दें तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, या पानी के अंदर हम शुगर घोल दें, शुगर सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती है। दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक जैसे नहीं मिक्स होते हैं, एक जैसे मिक्स नहीं होते हैं, और दो एलिमेंट के बीच में क्लियर बाउंड्री पाई जाती है कि यहाँ पर आप रख दीजिए बगैर हिलाए हुए तो ऊपर एक एलिमेंट की लेयर होगी और नीचे दूसरे एलिमेंट की लेयर होगी। फॉर एग्जांपल अगर देखें, मिट्टी पानी में आप घोल लीजिए और हिला दीजिए, घोल दीजिए तो एक मिक्सचर तैयार हो गया। उस मडी वाटर को कुछ समय के लिए बगैर हिलाए हुए आप रख दीजिए तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो पानी और मिट्टी के बीच में एक क्लियर बाउंड्री बन जाती है। दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। या मान लेते हैं नमक में रेत मिला दीजिए, सैंड मिला दीजिए तो नमक अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। जैसे पानी में आप नमक भी घोल दीजिए, रेत भी घोल दीजिए, रख दीजिए तो पानी में नमक तो घुला रहेगा लेकिन रेत नीचे बैठ जाएगी, तो दोनों के बीच में एक क्लियर बाउंड्री वॉल बन जाती है। तो ये कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन भी कर लेते हैं। A mixture that does not have uniform composition, एक जैसा कंपोजिशन नहीं होता है, that is has visible boundaries of separation between constituent is called heterogeneous mixture. Here the
constituent of heterogeneous mixture can be seen by naked eye or under a microscope. Example, sugar and sand mixture. दूसरा एग्जाम्पल साल्ट एंड सैंड मिक्सचर। तीसरा एग्जाम्पल पॉल्यूटेड एयर, और नेक्स्ट है मडी वाटर। तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एक चीज़ देखा जाए, एलॉय क्या होता है, तो याद रखना एलॉय पर क्वेश्चन आ सकता है। जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। मैंने क्या बताया? जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है तो जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। अब एलॉय जैसे ब्रास के बारे में देखा जाए तो ब्रास किस किस का मिक्सचर होता है? ब्रास मिक्सचर होता है जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर होता है। किसका? ब्रास किसका मिक्सचर होता है? जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है। याद रखना है तुम्हें, ब्रास में क्या होता है? जिंक और कॉपर होती है। तो जिंक क्या है? मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल है। तो दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? ब्रास एलॉय कहलाता है। और उस एलॉय का पर्टिकुलर नाम क्या होता है? ब्रास कहलाता है। तो क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए एलॉय क्या होता है? when two or more than two metal mix to form homogeneous mixture, this mixture is known as alloy। जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिल करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। जैसे मैंने ब्रास बताया है, ब्रास किस किस का एलॉय होता है? जिंक और कॉपर का एलॉय होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रास में कौन कौन सी मेटल होती हैं? तो कॉपर और जिंक मेटल होती हैं। अगली बात देखा जाए क्या होता है? सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए क्या होता है। सॉल्यूशन में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं तब जो मिक्सचर बनता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट कौन सा होता है? सॉल्वेंट होता है, और दूसरा कौन सा होता है? सॉल्यूट होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बर्तन हमने ले लिया, इस प्रकार से एक बर्तन हमने ले लिया, और इस बर्तन में हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। इस प्रकार से इस बर्तन में हमने वाटर भर लिया। तो ये क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। दूसरा बर्तन हमने ले लिया, इसमें वाटर है, वो प्योर वाटर है। यहाँ पर हमने क्या लिया? ये वाटर लिया। इस प्रकार से ये वाटर है, ये H2O है, H2O है। इसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। अभी बताते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। 2 मिनट बस रुक जाइए। अब देखा जाए क्या होता है इस वाटर में। इस प्रकार से हमने नमक डाल दिया या शुगर डाल दी। इस प्रकार से चाहे नमक डाल दो या शुगर डाल दो। तो हमने कह दिया ये शुगर मैंने डाल दिया, ये शुगर डाल दिया। शुगर क्या होती है? सॉल्यूट होती है। ये क्या होती है? सॉल्यूट होती है। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मिलाकर कहते हैं सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूशन में मेनली दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है। अब तुम्हें याद रखना है सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अपन शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या करते हैं? वाटर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और कम मात्रा में शुगर डालते हैं तो शुगर क्या होती है? सॉल्यूट कहलाती है। या अपन ये कह लें जो चीज़ घुलती है, डिजॉल्व होती है, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और जिसमें डिजॉल्व होती है उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं
और जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। नेचर का गुड सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए नेचर का सबसे बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है, तो वाटर होता है। वाटर क्यों बेस्ट सॉल्वेंट माना गया है, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 81 होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब प्रश्न आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। जैसे तुमने घर में देखा होगा, तुम्हारी मम्मियाँ सब्जी काटती हैं। सब्जी किससे काटती हैं, चाकू से काटती हैं। चाकू में देखिए एक तरफ धार रहती है और एक तरफ थिक पोर्शन रहता है। थिक वाले पोर्शन से आलू नहीं कटेगा, जिधर धार होती है उधर से आराम से आलू कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बांड को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी, बांड को तोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो केमिकल बांड होते हैं उनको ब्रेक करने की सबसे ज़्यादा क्षमता किस में होती है, वाटर में होती है। और वैसे तुम्हें बताएं कि अगर जो वाटर नहीं होगा तो लाइफ संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ऑल रिएक्शन ऑफ बॉडी अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो हमारी आपकी लाइफ संभव नहीं है। यही कारण है कि इस मून के ऊपर लाइफ नहीं है। क्योंकि मून पर, चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं है। लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये सॉल्यूशन क्या मैंने बताया, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर के होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन में दो मेनली कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। मैंने बताया है जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन को देखा जाए तो वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और शुगर क्या होती है, सॉल्यूट होती है। तो ये मैंने तुम्हें बताया। तो एलॉय की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है। मैंने पिछली क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, किसी ने भी कमेंट बॉक्स में उनके आंसर नहीं डाला है। ठीक है, आंसर डालिए, भले ही आपसे गलतियां हो जाए चलेंगी, क्योंकि गलतियां करके ही सुधार होगा। जैसे आप छोटे थे तो स्टार्टिंग से तो दौड़ने नहीं लगे थे, मम्मी ने तुम्हारी क्या किया था, अंगुली पकड़ करके खड़ा कराया था, और खड़ा कराया था फिर छोड़ दिया तो तुम दड़बड़ा के गिर जाते थे, फिर मम्मी तुम्हारी खड़ी करती थी, फिर तुम गिर जाते थे। ये प्रोसेस 1 सप्ताह तक चली और धीरे धीरे तुम खड़े होना शुरू कर दिए। फिर मम्मी ने तुम्हारी क्या किया, तुमको खड़ा कर दिया और हाथ थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तुम अब पैर आगे की तरफ बढ़ाए, गिर गए। फिर मम्मी ने यही प्रोसेस रिपीट की तो तुमने चलना सीख गए। ठीक उसी प्रकार से जब हम क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, क्वेश्चन के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। हम कहते हैं गलत तुम लिख दोगे चलेगा, क्योंकि अगली क्लास में हम तुम्हें समझाएंगे तो तुम जान जाओगे, सीख जाओगे। और अगर तुम जवाब ही नहीं दोगे तो सीखोगे कैसे भाई। सीखने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल कर के तुम्हें बहुत बड़े आदमी बनना है, समझे। और ज्ञान का जो तेज होता है चेहरे के ऊपर वो अलग टाइप का होता है। एक तुम खूब अरबपति बन जाओ और एक खूब ज्ञानवान बन जाओ, खूब पढ़ लिख जाओ, तो धनाढ्य व्यक्ति के चेहरे पर चमक नहीं होगी, जो चेहरे पर तुम्हारे चमक होगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ज्ञान की चमक है।
और ज्ञान की चमक जो होती है उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। कहीं भी खड़े हो जाओगे, कभी भी कोई संकट आएगा, ज्ञान तुमको उस संकट से उबार लेगा। भाई मान लेते हैं, जैसे सपोज करिए इस समय कोरोना है, विकट संकट है, या इससे भी कहीं दयनीय स्थिति आ जाए। अगर तुम एजुकेटेड हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तो तुम किसी भी स्कूल में जा कर के पढ़ाने लगोगे। तो हम कहते हैं स्कूल वाला कुछ नहीं देगा, 5,000 देगा, 2,000 देगा, घर खर्च तो चलेगा तुम्हारा, संकट से तो तुम निकल जाओगे, आगे फिर छलांग लगा दो। तो ज्ञान कभी खराब नहीं होता है। ज्ञान हर संकट के समय तुमको साथ देगा, तुमको संकट से निकालने में मदद करेगा। इसलिए गलती मत करो, खूब पढ़ाई करो, जी जान झोंक करके पढ़ाई करो। हमने तुमको बताया साइंस के अंदर, मैथ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स के अंदर वो प्रॉब्लम आप डाल दीजिए। अगली क्लास में हम तुम्हारी प्रॉब्लम को ही पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही यही है कि तुम लोग बहुत अच्छे से आगे निकल जाओ, समझे। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि बगैर फीस के हमें पढ़ाने का मौका कोरोना ने दिला दिया, और तुम्हारा भी सौभाग्य है कि बगैर फीस के तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, और सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। हर प्रॉब्लम तुम्हारी दूर करने का मैं वादा कर रहा हूँ। आप पूछो तो हमसे, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे और हम तुमको बहुत सहज आंसर देंगे। बस शर्त यह है कि पूछना तुम्ही को पड़ेगा। तो खूब पूछिए, आगे बढ़िए, क्योंकि समय निकलने के बाद केवल पश्चाताप बचता है और कुछ नहीं बचता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम आगे चल करके किसी भी प्रकार का पश्चाताप करो कि कोरोना की वजह से हमारा 9th नहीं अच्छा हो पाया, कोरोना की वजह से हमारा 10th अच्छा नहीं हो पाया, या 11th नहीं अच्छा हो पाया, या 12th नहीं अच्छा हो पाया। हम सारी क्लासेस फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सर्च करिए मिश्रा क्लासेस जबलपुर, और वहाँ पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, 9th की अलग है, 10th की अलग है, 11th की अलग है, 12th की अलग है, नीट की अलग है। सारी क्लासों के मैंने पैनल बना रखे हैं। जिस क्लास में आप हो उस क्लास में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यूज करो, उसका फ़ायदा उठाओ, हमारा यूज करो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है और हमको भी पता लगे कि हमारी मेहनत ख़राब नहीं हो रही है। बच्चों के साथ जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक हो रही है। तो हम और मन लगा करके और अच्छा तुमको सिखाएंगे। तो आज की सेवा इतनी, अगली क्लास में फिर तुम्हें मिलेंगे नई क्लास के साथ। ओके।